हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग बात कर रहे हैं ईपीएफओ एग्जाम की, सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ। अब देखो एक नए एक्ट के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं। एक्ट का नाम है यहाँ पर एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। अगर आप में से किसी ने ये एक्ट पहले से पढ़ा हुआ है तो दिल भी लाइक यार ये एम्प्लॉय इंडस्ट्रियल रिलेशंस में थोड़ी आता है, लेकिन सिंस हम लोग लेबर लॉ की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, इस वजह से मैं इसको यहाँ पे कवर कर रही हूँ क्योंकि हम लोग एक्ट्स ऑलरेडी कवर कर ही रहे हैं। तो बीच में आपको थोड़ा फ्लो बना रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली में अगर मैं सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो इसको सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है आपका, उसमें ये कवर आता है, उसमें एक्चुअली ये कवर किया जाता है इस पर्टिकुलर एक्ट को। लेकिन क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वेजेस और इन सब की बात कर रहे हैं इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है इसको, ताकि एक हायरार्की सी बनी रहे। हम लोग बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 की। स्टार्ट करेंगे सेशन के साथ। यहाँ पे देखो मैं आपको पहले बता देती हूँ, इसको हम लोग दो पार्ट्स में करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट ज्यादा हैं बट इजी हैं, यू विल रिलेट टू इट। कॉम्पनसेशन की देखो बात कब आती है, जब ये हम लोग बात करते हैं मुआवजा। ये टर्म हम लोग कब डिस्कस करते हैं, जब एम्प्लॉयमेंट में काम करने के दौरान हमें चोट लग जाती है, हम लोग इंजर्ड हो जाते हैं, हमें किसी तरीके का डैमेज हो जाता है, ठीक है। कॉम्पनसेशन या मुआवजा लेने की बात तो तभी आती है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखो, यहाँ पर उसने क्या दिया है कि एवरी एम्प्लॉय नीड्स अ सिक्योर्ड जॉब। सिंपल सी चीज है यार, हम लोग काम क्यों कर रहे हैं कि हमारी एक सुरक्षा रहे, ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड वांट्स टू गेट कॉम्पनसेशन फॉर द एक्सपेंसेस ही हैज इनकर्ड। और अगर किसी भी तरीके की कोई भी एक्सपेंसेस हमने इनकर किए हैं या कोई भी चीज है उसके लिए कॉम्पनसेशन भी हमें मिलना चाहिए है, ठीक है। दिस इज अ रिक्वायरमेंट दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड बाय द कंपनी वेदर इट इज अ स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। आप किसी भी लेवल की कंपनी हो, किसी भी लेवल के एस्टैब्लिशमेंट हो, स्मॉल हो, लार्ज हो, मीडियम हो, एक एम्प्लॉय की सुरक्षा का उससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये उसने मेंशन किया यहाँ पे। आफ्टर ऑल अ कंपनी सक्सेस डिपेंड्स ऑन इट्स एम्प्लॉय। सिंपल सी चीज है यार, अगर मैं कंपनी चला रही हूँ, चाहे मैं छोटे स्केल पे काम करूँ चाहे बड़े स्केल पे काम कर रही हूँ, मेरी कंपनी चलने का रीजन सिर्फ और सिर्फ मेरे एम्प्लॉयज है, क्योंकि वो अपनी जी जान लगा रहे हैं कंपनी में काम करने के लिए, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उनकी सुरक्षा को भी जो है पूरा अपने टॉप प्रायोरिटी रखें। उसके बाद देयरफॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज एंड देयर सेफ्टी इज अ टॉप प्रायोरिटी ऑफ अ कंपनी। सिंपल जो मैंने अभी आपको बोला है। उसके बाद उसने यहाँ पर मेंशन किया है कि ऑब्जेक्ट्स एंड स्कोप क्या है। सिंपल सी चीज है, स्कोप की बात हम लोग हर एक्ट में करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की बात हर एक्ट में करते हैं। इसने बोला है सबसे पहली चीज, ये जो एम्प्लॉयज का कॉम्पनसेशन एक्ट है 1923, होल इंडिया पैन इंडिया पे ये एप्लीकेबल होता है। एनफोर्स कब हुआ है, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई। बेसिकली थोड़ा ये कहने का तरीका अलग हो जाता है, लेकिन सिंपल शब्दों में 1 जुलाई को ये एप्लीकेबल हो गया था 1924, ठीक है। नाउ द पॉइंट मैं आपसे कह रही हूँ, इट इज अ सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। ये एक सामाजिक सुरक्षा कानून है, इसीलिए मैं आपको मेंशन कर रही हूँ कि जब हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं, थोड़ा सब्जेक्टिव जाने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग इसको मेनली सोशल सिक्योरिटी वाले सब्जेक्ट में कवर करते हैं। लेकिन वही बात है, अगर एक्ट्स की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जब हम लोग सोशल सिक्योरिटी में कवर करेंगे तो वहां पे मैं आपको ये चीज जो है पहले ही बता दूंगी कि हम लोग ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद द एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 इम्पोज करता है एक स्टैच्यूटरी लायबिलिटी। स्टैच्यूटरी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि बेसिकली आपको जो है ये लीगल तौर पर ये एक लायबिलिटी है एम्प्लॉयर के ऊपर कि वो अपने मॉरल ऑब्लिगेशंस जो भी हैं उसके, वो अपने एम्प्लॉयज की तरफ वो पूरा करे, अगर या व्हेन दे सफर फ्रॉम एनी फिजिकल डिसेबिलिटीज और डिजीजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन हैजार्डस वर्किंग कंडीशंस। देखो डिसेबिलिटी कैसे हो जाएगी, अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप हैवी मशीन्स पे काम कर रहे हो, आपके हाथ कट गया, आपके हाथ पे चोट लग गई, पैर पे चोट लग गई, सो ऑन। एंड डिजीजेस किस तरीके से हो सकती हैं, जैसे हम लोग इसमें करेंगे, अभी डिजीजेस वाला टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें वो ये बताता है कि सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, आप थोड़ा आपको दिखना कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिजीजेस में, डिसेबिलिटीज में कवर करते हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद उसने बोला है द एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, बेसिकली उद्देश्य क्या है इस एक्ट का। इट इज टू प्रोवाइड क्विक एंड चीपर डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द कॉम्पनसेशन which is not possible in comparison of a proceedings of civil law, ठीक है। तो उसने बोला इस एक्ट का पर्पस क्या है कि एक क्विक डिस्पोजल करा सके, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए। देखो एक्ट क्यों बनता है, अगर कोई अपना काम अच्छे से करे तो एक्ट बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी,
एक्ट इसीलिए है ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है, कोई डिस्प्यूट होता है, उसको हम लोग क्विक और चीपर वे में डिस्पोज ऑफ कर सके। सिंपल चीज है। The act also helps the dependents in to get relieved from the hardship rising from accident। अब देखो यहाँ पे डिपेंडेंट, डिसेबिलिटीज, ये टर्म्स बहुत ज्यादा रिपीट होंगे। यूजुअली हम लोग एक्ट्स में जब बात करते हैं तो हम लोग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर, ये सारे मुद्दों पे ही फोकस रखते हैं। लेकिन जब मैं कॉम्पनसेशन की बात करती हूँ, देखो अगर मैं स्पेसिफिकली अगर कोई अपने फैमिली का सोल अर्नर, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड अर्नर, कि वो इकलौता व्यक्ति है उस पूरी फैमिली में जो पूरे घर का खर्चा उठाता है, इन केस बाय चांस इस तरीके के किसी एम्प्लॉय को वो घायल हो जाता है, वो डिसेबल हो जाता है, उसको कोई डिजीज हो जाती है उसमें काम करने की वजह से, तो इस वजह से उसके बहुत सारे डिपेंडेंट्स जो हैं उनकी लाइफ भी तो दिक्कत में आ जाएगी। तो ये एक्ट जो है यही बोलता है कि उन डिपेंडेंट्स को भी वो मदद करते हैं जिनको भी जो है इस काइंड ऑफ एक्सीडेंट की वजह से हार्डशिप से गुजरना पड़ा है या बेसिकली कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है। अब ये एप्लीकेबल किस किस पर है वो यहाँ पर चेक कर लीजिए। सो इट इज एप्लीकेबल टू माइंस, फैक्ट्रीज, प्लांटेशन मतलब वृक्षारोपण। उसके बाद उसने बोला है कि ये ट्रांसपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट्स में है, कंस्ट्रक्शन वर्क्स में है, रेलवेज, शिप्स, सर्कसेज, इन सबको कवर करता है। लेकिन ये एप्लीकेबल किस पे नहीं होगा? देखो मैंने हमेशा बताया है कि मेनली ये आर्मी फोर्सेज वाले जितने लोग होते हैं उनके ऊपर ऐसे एक्ट्स नहीं लगते हैं, क्योंकि इनके ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन उन पे नहीं लगेगा। एम्प्लॉइज कवर्ड बाय ESI एक्ट, ESI क्या है? एम्प्लॉय इन स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, उस पे नहीं लगेगा। देन आपके जितने भी कैजुअल वर्कर्स एंड वर्कर्स एम्प्लॉयड अदरवाइज देन फॉर ट्रेड और बिजनेस, जो इन लोगों को बेसिकली आप ट्रेड या बिजनेस के अलावा आपने अगर किसी एम्प्लॉय को रखा था तो उसको आप ये कॉम्पनसेशन वाले में कवर नहीं करते हो। ठीक है, नाउ बात करेंगे डेफिनेशंस की। स्पेसिफिक देखो, कमिश्नर, कॉम्पनसेशन, एम्प्लॉयर, सिंपल एम्प्लॉय, सारे सिंपल वाले टर्म्स ही हैं, लेकिन स्टिल एक्ट में आते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं क्योंकि सेक्शंस आपको पता होने जरूरी है। बट मेनली जो हम लोग करेंगे दैट इज डिसेबिलिटीज एंड डिपेंडेंट्स। तो ये दोनों टर्म्स कवर आपको करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बार बार रिपीटेडली यूज भी होंगे। ठीक है, चलो पहली डेफिनेशन देखो। उसने बोला है कमिश्नर। कमिश्नर कौन है? सेम लाइक किसी और एक्ट में, जैसे हमने आई थिंक लास्ट एक्ट में बात की थी इक्वल रेम्यूनरेशन वाले में, इंस्पेक्टर की। ठीक है, तो जो रोल इंस्पेक्टर का वहां पर है, यहाँ पे कमिश्नर का वो रोल है। ठीक है, कमिश्नर को हम लोग क्यों अपॉइंट करते हैं? ताकि जितनी भी इंप्लॉयज की कॉम्पनसेशन है उसके रिगार्डिंग वो देख सके। ठीक है, उसके बाद कॉम्पनसेशन, मैंने यहाँ पे कॉम्पनसेशन मेंशन कर दिया है लेकिन इसको थोड़ा और इन डेप्थ में करेंगे क्योंकि पूरे इसमें टॉपिक में बात ही कॉम्पनसेशन की है यहाँ पे, क्योंकि अभी सेक्शन की एक वो चल रही है सीरीज, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। कॉम्पनसेशन का मतलब है जो भी इस एक्ट के अकॉर्डिंगली वो मेंशन करता है, सिर्फ इतना ही लिखा है क्योंकि मेनली यहाँ पे आपको इसका सेक्शन ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा एम्प्लॉयर जो है 2(1)E में उसने मेंशन किया है, इसका मतलब है कोई भी पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। एंड उसके बाद उसने क्या बोला है वो देख लो, एनी मैनेजिंग एजेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉयर का मैनेजिंग एजेंट है उसको भी इंक्लूड करेगा। डिसीज्ड एम्प्लॉयर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सेम पॉइंट जो हम लोग बाकी एक्ट से करते आ रहे हैं वही सेम चीजें हैं। When the services of an employee are temporarily lent or let on hire to another person by the person with whom the employee has entered into contract of service or apprenticeship means such other person while the employee is working for him। सिंपल चीज है, अगर मैंने फॉर द टाइम बिंग किसी को हायर किया है या अपना काम लेंट डाउन किया है या उसको कहा कि तू मेरा काम खत्म कर देना, तो फॉर द टाइम बीइंग वो मैं उस पर्सन के लिए वो दूसरा बंदा एम्प्लॉयर ही होगा क्योंकि वो मेरे अंडर काम कर रहा है फॉर द टाइम बीइंग। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर फॉल्स विद इन द अबव डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है। ओके, नेक्स्टली उसने यहाँ पर मेंशन किया है जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एम्प्लॉय। सेक्शन 2(1)D में उसने ये मेंशन किया है एम्प्लॉयर, सॉरी एम्प्लॉय मेंशन किया है। एम्प्लॉय कौन है? आपको कोई भी रेलवे का सर्वेंट है, नॉट परमानेंटली एम्प्लॉयड इन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल ऑफिस ऑफ अ रेलवे एंड नॉट एम्प्लॉयड इन एनी सच कैपेसिटी एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2। ठीक है, तो बेसिकली देखो आपके उसने जो पॉइंट मेंशन किया कि रेलवे सर्वेंट होना चाहिए है, लेकिन वो किसी और चीजों में नहीं होना चाहिए, कि वो शेड्यूल 2 में नहीं होना चाहिए एंड सो ऑन, ये पॉइंट्स भी उसने ऐड किए हैं। ठीक है, कोई मास्टर है, मास्टर सी मैन है क्रू ऑफ अ शिप का, वो एम्प्लॉय माना जाएगा। कैप्टन है क्रू ऑफ एन एयरक्राफ्ट, उसको इंक्लूड किया जाएगा। अ पर्सन रिक्रूटेड एज ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक, क्लीनर, हम लोग क्या करते हैं यूजुअली
जो ये छोटे स्केल पे जो वर्कर्स होते हैं इनको इग्नोर कर देते हैं, ना कॉम्पनसेशन की बात करते हैं ना बोनस की बात करते हैं, जबकि ये दोनों लेवल में ये डिजर्व करते हैं, उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके बाद अ पर्सन रिक्रूटेड फॉर अ कंपनी अब्रॉड बाय अ पर्सन रिक्रूटेड फॉर वर्क अब्रॉड बाय अ कंपनी, अगर किसी पर्सन को रिक्रूट किया गया है कि वो किसी फॉरेन कंट्री में जाके काम कर सके तो ऑफ कोर्स वो भी मेरा एम्प्लॉय होगा, ठीक है। उसके बाद employed in any such capacity as specified in schedule 2 whether the contract of employment was made before or after passing of this act and whether such contract is expressed or implied oral or in writing। तो of course जो schedule 2 में mentioned है वो भी employee में ही consider किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट उसने आगे पॉइंट फर्दर डिस्कस जो किया है दैट इज इसमें वो क्या इंक्लूड नहीं करेगा। अगेन नहीं वाला पॉइंट वो ही होता है सिंपल जो आर्म्ड फोर्सेस वाले या यूनियन के होते हैं उन्हीं को ही मेनली इंक्लूड करता है। सो इट डज नॉट इंक्लूड वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन। सेम चीज, बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल है फिर भी मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे सुनने पे। एनी रेफरेंस टू एनी एम्प्लॉय हु हैज बीन इंजर्ड shall where the employee is dead include a person of to his dependents or any of them। अब यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा अलग हटके है, वो ये बोल रहा है यहाँ पर इन केस अगर आप एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है इंजरी होने की वजह से तो इसमें जो है उसका डिपेंडेंट आप उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करोगे। ऑफ कोर्स उसे कॉम्पनसेशन जो है उस लेवल का मिलेगा जो उसके सैलरी का है, लेकिन उसको एम्प्लॉय में कंसीडर नहीं करोगे अनलेस वो आपको स्पेसिफाई ना कर दे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ना उसको स्पेसिफाई कर दे तब तक, ठीक है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैंने आपको बताया है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट आपका है सेक्शन 2(1)D में। देखो अगर आपको याद हो तो हमने जो अभी कॉम्पनसेशन के बाद सीधा एम्प्लॉयर किया था उसमें सी के बाद सीधा ई था, ई के उनके बीच में एक डी आता है, डी आपका इंडिविजुअली है डिपेंडेंट और डी की अगर मैं बात करूंगी दैट इज एम्प्लॉय। सबसे इंपॉर्टेंट है डिपेंडेंट एंड डिसेबिलिटीज, एक्चुअली डिसेबिलिटीज नहीं है दैट इज डिसेबलमेंट जिसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखना। तो आपका सेक्शन 2(1)D जो है डिपेंडेंट को डिफाइन करता है। डिपेंडेंट बेसिकली कौन होता है जो किसी पर निर्भर हो, ठीक है। अब वो निर्भर कौन हो सकता है, नंबर 1 जो 18 साल से छोटी उम्र का हो दैट इज वो पर्सन जो है डिपेंडेंट है। अब आपकी वाइफ कंप्लीटली हाउसवाइफ जो आपके ऊपर डिपेंडेंट थी वो भी आपकी डिपेंडेंट हो गई। आपके पेरेंट्स जिनकी कोई इनकम या कोई पेंशन नहीं आ रही थी कंप्लीटली आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरीज की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले उसने बोला है एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, नेमली जो पर्सन की डेथ हो चुकी है, जो आपका मृतक कर्मचारी है, उनमें ये जो उनके रिलेशंस में होंगे वो डिपेंडेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। कौन कौन है, विडो, माइनर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन, एंड अनमैरिड लेजिटिमेट और अडॉप्टेड डॉटर और अ विडोड मदर, सारे आ जाएंगे, ठीक है। अगर कोई विडो है, कोई आपने किसी सन को अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आपके सारे जो हैं ये इसमें आ जाएंगे, डिपेंडेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद इफ होली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स ऑफ द एम्प्लॉय द टाइम ऑफ हिज डेथ, अगर उसकी उस कर्मचारी के डेथ के दौरान अगर कोई कंप्लीटली डिपेंडेंट है वो कौन होगा, सन और डॉटर हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड हु इज इन्फर्म, मतलब बेसिकली चाहे वो 18 साल से ऊपर हो चुकी है उसकी एज, लेकिन वो कंप्लीटली अपने फादर की या पेरेंट की अर्निंग पर डिपेंडेंट था, ठीक है। और जो दुर्बल है, तो इन्फर्म का मतलब होता है इतनी कैपेसिटी अभी नहीं हुई है उसकी, ठीक है। देन इफ होली और इन पार्ट, सारा हो या फिर कुछ रूप से हो, डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स ऑफ द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, तो कौन कौन है, विडोअर है, ठीक है। देन उसने बोला है यहाँ पर पेरेंट अदर देन विडोड मदर, ठीक है। पेरेंट है, जरूरी नहीं है कि वो मतलब माता पिता है विधवा माँ के अलावा, ठीक है। कोई माइनर इलिजिटिमेट सन है, ठीक है। इलिजिटिमेट का मतलब होता है जो लीगली ना हो, जिसको हम लोग सिंपल शब्दों में बोलूं जो नाजायज होता है, वो भी आपके डिपेंडेंट की कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है। माइनर इलिजिटिमेट सन, कोई अनमैरिड इलिजिटिमेट डॉटर है, मतलब वही सेम शब्द है, ठीक है। उसके बाद डॉटर जो लीगल है, जो बेसिकली आपका ही एक्चुअल बच्चा है, जो पूरा लीगली तरीके से सबके सामने है, ठीक है। या उसी तरीके से कोई नाजायज आपकी बेटी है, कोई अडॉप्टेड है, मैरिड है, माइनर है, ये सारे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। आपको कोई माइनर ब्रदर है, कोई अनमैरिड सिस्टर है, ये सारे इस कैटेगरी में आएंगे, ओके। उसके अलावा आपकी कोई विडोड डॉटर इन लॉ है, मतलब बेसिकली आपकी विधवा बहू है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट माइनर चाइल्ड है आपका प्री डिसीज्ड सन का, ठीक है। आपको कोई पूर्ववर्ती बेटा था, उसका आगे नाबालिग बच्चा है, वो भी आपकी कैटेगरी में ही आएगा,
ठीक है। कोई माइनर चाइल्ड है, उसी तरीके से आपकी प्री डिसीज्ड डॉटर का, जिसमें पेरेंट का कोई भी बच्चा जिंदा ना हो उस केस में। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट इफ नो पेरेंट ऑफ द एम्प्लॉइज अलाइव, ठीक है। आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट, आपके जो बेसिकली आगे दादा दादी हैं, वो भी आपके डिपेंडेंट में ही आएंगे अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई भी जो है पेरेंट जिंदा नहीं है तो, ठीक है। तो यू कैन सी कि जब हम लोग छोटी सी चीज बात करें सिर्फ कॉम्पनसेशन देने की, लेकिन बहुत सारे लोग आपकी जिंदगियों पर डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल वे से हो, लाइक काइंड ऑफ लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, ठीक है ना। दूसरी चीज डिसेबलमेंट, मैंने आपको जैसे बोला अक्षमता, जब आप में जो पहले आप जिस तरीके से काम करते होते थे अब आप उस लेवल से काम नहीं कर पाओगे, दैट इज डिसेबलमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इस एक्ट की बात करूं तो एज सच डिसेबलमेंट वर्ड को कोई प्रॉपर्ली इसने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन डिसेबलमेंट में इसने दो टॉपिक्स को कवर किया है, दैट इज पार्शियल डिसेबलमेंट एंड टोटल डिसेबलमेंट, ठीक है। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक तौर पे एंड टोटल का मतलब होता है कुल, पूरा। अब यहाँ पे सबसे पहले पार्शियल के साथ शुरू करेंगे। सेक्शन इसमें कवर होता है 21G, ठीक है। तो यहाँ पर उसने आगे फर्दर पार्शियल का मतलब है कि पूरे तरीके से नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा आंशिक तौर पर आप में डिसेबलमेंट या जिसको हम बोलते हैं विकलांगता आ गई है, ठीक है। अब वो दो कैटेगरीज में हो सकती है, अब इट्स आइदर टेम्परेरी नेचर का और इट्स अ परमानेंट नेचर का, ठीक है। टेम्परेरी नेचर का मतलब है कि थोड़े टाइम के बाद आप ठीक हो जाओगे। परमानेंट नेचर का मतलब है कि आपकी जो वो पार्शियल डिसेबलमेंट है वो आपके साथ हमेशा पूरी लाइफ लॉन्ग रहेगी। नाउ such disablement as reduces the earning capacity of employee in an employment in which he was engaged at the time of accident resulting in the disablement। तो यहाँ पर जो है वो आपको बता रहा है कि टेम्परेरी डिसेबलमेंट है तो इससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अर्निंग कैपेसिटी जिस टाइम आप, ऑफ कोर्स देखो यहाँ पे एक मैं पॉइंट और ऐड कर देती हूँ कि ये जो डिसेबलमेंट है या आपको इंजरी हो गई, कॉम्पनसेशन का पॉइंट, ये सारी चीजें तब ही उजागर होंगी अगर आपको जो चोट है, अगर आपको जो इंजरी है या जो भी डिसेबलमेंट है वो एक्चुअली में एम्प्लॉयमेंट के काम करने की वजह से ही हुई है, तभी आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपका डिसेबलमेंट जो है परमानेंट नेचर का है, such disablement as reduces his earning capacity in every employment which he was capable of undertaking at that time, ठीक है। टेम्परेरी नेचर का है, आप कुछ टाइम के लिए वो सेम काम नहीं कर पाओगे, लेकिन परमानेंट नेचर का मतलब है कि आप वो ही काम आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट में चले जाओगे, अब वो आपके बस का है ही नहीं, दैट इज अ परमानेंट नेचर का। टेम्परेरी नेचर, परमानेंट नेचर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, दिस वाज पार्शियल डिसेबलमेंट। नाउ हम बात करेंगे टोटल डिसेबलमेंट की, मतलब कुल विकलांगता, दैट वाज 21G आई गेस, 21G। अब हम लोग बात करेंगे 21L की, जिसमें वो कहता है टोटल डिसेबलमेंट। सच डिसेबलमेंट वेदर टेम्परेरी और परमानेंट, सेम तरीके से चाहे वो टेम्परेरी बेसिस का हो चाहे वो परमानेंट बेसिस का हो, लेकिन आपका वो हिस्सा बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है, as incapacitates a employee for all work which he was capable of performing at the time of accident resulting in such disablement, कि जब जिस टाइम पे आप काम कर रहे थे उससे पहले ही जो है आप जिस तरीके से उस चीज को कर रहे थे वो आप नहीं कर पा रहे हो। provided that permanent total disablement shall be deemed to result from every injury specified in part 1 of schedule 1, और बेसिकली जो उसने पार्ट 1 में शेड्यूल 1 के जो उसने जितनी भी डिसेबिलिटीज बोली हैं अगर वो उसमें आता है, और फ्रॉम एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इंजरीज स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 thereof where the aggregate percentage of loss of earning capacity has specified in the part 2 against those injuries amounts to 100% or more। कहने का मतलब है कि अब पार्ट 1 में जो थी वो तो ठीक है, टोटल डिसेबिलिटीज में उसने मेंशन कर दिया है। पार्ट 2 में जो उसने मेंशन किए हैं, अगर आपके पास मल्टीपल इंजरीज हुई हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इंजरीज हुई हैं, तो जब मैं उनका सम अप करूं तो आपका जो है वो परसेंटेज 100 से ज्यादा होना है, 100 हो या उससे ज्यादा हो। यहाँ पे जो परसेंटेज का मतलब है दैट इज जो आपके अर्निंग कैपेसिटी में उससे फर्क पड़ा है उस डिसेबिलिटी की वजह से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दोनों हाथ खराब हो गए, ठीक है, लॉस ऑफ बोथ हैंड्स, जिसकी वजह से मेरी अर्निंग कैपेसिटी में 40% का मुझे लॉस हुआ है, तो 40% मैं वो ऐड करूंगी। मेरी आंखें चली गई है, मेरा जो दृष्टि है उसको हानि होगी है, जिसकी वजह से मेरी जो एक्चुअल में वो थी वर्किंग की मेरे पास जो पैसे आ रहे थे, अर्निंग कैपेसिटी थी, वो 60% से हैम्पर हो गई, तो मैं 60% भी ऐड करूंगी क्योंकि मल्टीपल इंजरीज हुई है मुझे। उसके बाद मैंने एक पैर भी खो दिया, लॉस ऑफ फुट है,
तो इसकी वजह से मेरी अर्निंग कैपेसिटी 50% गिर गई है, मुझे लॉस हुआ है। तो यहाँ पे देखो एक ही चीज थी पर मुझे मल्टीपल इंजरीज हुई हैं, उनसे मुझे क्या मॉनेटरी टर्म में लॉस हुआ है, मेरी अर्निंग कैपेसिटी में मुझे क्या क्या नुकसान हुआ है, उनका मैं एग्रीगेट करूंगी। अगर वो 100 या उससे ज्यादा होता है तब मैं इसको यहाँ पे कंसीडर करती हूँ एज ए टोटल डिसेबलमेंट। ठीक है, चल नेक्स्ट देखो, एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर कॉम्पनसेशन सेक्शन 3। अब वो आपसे क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी क्या होती है कॉम्पनसेशन की, सेक्शन 3 में वो प्रोवाइड किया गया है। तो आपका सेक्शन 3 जो है कहता है कि इन केस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेज और पर्सनल इंजरीज और प्रिस्क्राइब्ड मैनर इन विच कंपनसेशन हैज पे टू वर्कमैन, जो जिस हिसाब से देना है वो आपके सेक्शन 3 में स्पेसिफाइड है। नाउ अब उसने जैसे मेंशन किया है, हम लोग इसको 2-3 पार्ट्स में करते हैं। सबसे पहले ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, मतलब वो डिजीजेस जो आपको व्यावसायिक तौर पर हुआ है, आपको पहले नहीं था लेकिन आप काम कर रहे हो इस वजह से आपको हुआ है। इसमें हम लोग 3 चीजें डिस्कस करते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, किसका, शेड्यूल 2 का। ठीक है, आगे देखो, पर्सनल इंजरी। पर्सनल इंजरी का मतलब है आपको व्यक्तिगत लेवल पे चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, या आपको एम्प्लॉयमेंट की वजह से, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से चोट लगी है। ठीक है, एंड थर्डली एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल। अब ये 3 पार्ट्स को कवर करता है। ठीक है, हम लोग अभी थोड़ा सा ही शुरू करेंगे, बाकी का हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि पहला है ऑक्यूपेशनल डिजीज। अभी इस सेशन में सिर्फ इसका मीनिंग देखो, फिर नेक्स्ट सेशन में मैं आपको जो इसके पूरे पार्ट्स वो इन डेप्थ में आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, चलो यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस में आपसे क्या कह रहा है कि वर्कर एम्प्लॉयड इन सर्टेन ऑक्यूपेशंस आर एक्सपोज्ड टू सर्टेन डिजीजेस व्हिच आर इनहेरेंट इट्स कैरेक्टर इन दोज ऑक्यूपेशंस। तो बेसिकली ऑक्यूपेशनल डिजीजेस क्या है, वो बीमारियां जो, अब बेसिकली अगर मैं किसी पर्टिकुलर जगह पर काम कर रही हूँ, ऑक्यूपेशन में काम कर रही हूँ, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज हो सकती है जो मुझे क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है उस पर्टिकुलर एरिया का, जिसकी वजह से वो मुझे दिक्कत कर सकती है, वो उसको मैं इनहेरेंट कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे इन्फेक्शंस ड्यू टू कंटेमिनेशन, अगर मैं कंटेमिनेट हो गई हूँ, किसी चीज के कॉन्टैक्ट में आ गई हूँ, तो इंफ्रारेड रेडिएशंस की वजह से भी मुझे दिक्कत हो सकती है। मुझे बहुत सारे स्किन डिजीजेज हो सकती है, लाइक अगर मैं किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करती हूँ, किसी लेदर प्रोसेसिंग यूनिट में काम करती हूँ, तो इससे मुझे बहुत सारी स्किन डिजीजेज हो सकती हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट कॉज्ड बाय नॉइज, अगर मेरे एस्टैब्लिशमेंट में बहुत ज्यादा शोर है, तो स्पेशली ये जो बीमारियां हैं वो किनको होती हैं, जो बिल्कुल लेबर लोग होते हैं, क्योंकि वो ऑल द टाइम एक्चुअली एक्सपोज होते हैं चीजों से। ठीक है, तो वो नॉइज की वजह से उनका हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाना। ठीक है, डिजीजेस ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हीट कोल्ड इन एक्सट्रीम हीट कोल्ड इन क्लाइमेट, अगर वो हम कहते हैं ना गर्म सर्द वाला मौसम की वजह से बार बार मुझे कोई मैं बार बार गर्म में, कभी सर्द में, सर्दी वाले मौसम में इस तरीके से काम कर रही हूँ क्लाइमेट में, तो इससे जो है मुझे बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। तो ये है मेरी ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, जो मुझे एक्चुअली में थी नहीं, लेकिन मेरा व्यवसाय ऐसा है, यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, मेरा एस्टैब्लिशमेंट ऐसा है जिस वजह से मैं इन चीजों में कॉन्टैक्ट में आ गई हूँ। फॉर एग्जाम्पल द पीपल हु वर्क इन एग्रीकल्चरल लैंड्स, आपको पता है कि उनको बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज करने पड़ते हैं, कभी कुछ करना पड़ता है, चेंज इन मिट्टी में इतना टाइम तक काम करना पड़ता है, तो इस चीज से क्या होता है जो उनके लिए बहुत टॉक्सिक है। तो एग्जाम्पल उसने यही दिया है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल द पीपल हु वर्क इन एग्रीकल्चरल लैंड्स develop diseases through spraying of pesticides. These pesticides are toxic in nature and are health hazards to many farmers. अब like for example अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं, तो ये जितने भी फायर जो क्रैकर्स वाली शॉप्स होती हैं, वहां पे हम लोग क्यों स्पेसिफाई करते हैं कि बच्चों को वहां पे मत लेकर जाओ या बच्चों को वहां पे नहीं लगाओ, क्योंकि, या फिर जैसे हम लोग कहते हैं कि एक पर्टिकुलर एज से पहले आप बच्चों को नहीं रख सकते हो, नहीं तो आप चाइल्ड लेबर के केस में जेल जा सकते हो। रीजन बीइंग क्योंकि उस एडोलेसेंस एज में आपके ना ही लंग्स इतने ज्यादा रेडी होते हैं कि आप इतने हैवी केमिकल्स को ब्रीद इन कर सको या इतने इंटॉक्सिनेशंस को ब्रीद इन कर सको, जिससे आपको जो है ऑटोमेटिकली लंग डिजीजेस हो जाती हैं। ठीक है, इस वजह से जो है दीज आर नोन एज योर ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, जो आपको एक्चुअली में नहीं होती हैं लेकिन आपके ऑक्यूपेशन की वजह से आपको हो जाती हैं। देन यू डेफिनेटली डिजर्व, क्या आपका जितना भी कॉम्पनसेशन बनता है वो आप बिल्कुल डिजर्व करते हो। नाउ यहाँ पर मैंने आपसे जो है ऑक्यूपेशनल डिजीजेस शुरू कर दिया है। अभी मैंने आपको बताया है कि ऑक्यूपेशनल डिजीज में हम लोग फर्दर 3 शेड्यूल 3 में फर्दर 3 पार्ट्स भी करते हैं। मैं आपको एक बार वो पार्ट्स भी बता दूंगी एंड उसके बाद जो पर्सनल इंजरी में जो भी पॉइंट्स है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
उसके अलावा इस पर्टिकुलर जो आपका एक्ट है, इसमें हम लोग एक टर्म करते हैं, दैट इज नोशनल एक्सटेंशन। ठीक है, इस पूरे कॉम्पनसेशन एक्ट का जो दारोमदार है वो उस पर्टिकुलर उसी पे ही है, उसको हम डॉक्टराइन बोलते हैं, डॉक्टराइन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन, जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे और इस एक्ट को भी वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तब तक इसको अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।